सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन कमाना था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दबदबा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दबदबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दबदबे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है, वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दबदबे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक लालची और स्वार्थी नहीं होना चाहिए। शेर और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर को यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? बंदर ने पूछा। मैं बलशाली हूं, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। शेर ने उत्तर दिया। वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा। बंदर बोला। यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया यह बात मान लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धिम बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ।
एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिल मिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बनाई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया था कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड्डाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर में मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो आया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूं कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डरा कर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ है। शेर और बंदर की कहानी की सीख बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निवारण किया जा सकता है। इसीलिए बुद्धि को कभी कम न समझें। एक अनोखा जादुई पेड़ की कहानी। कुछ साल पहले की बात है। एक गांव में जादुई पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मानता, वह उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे जादुई पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वह आदमी पेड़ को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और लेकिन कुछ सालों बाद जादुई पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब वह किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे जादुई पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वह औरत नाराज होकर वहां से चली गई। यह देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वह खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी। पेड़ के ऐसे बोलते ही वहां पर भगवान प्रकट हुए और बोले, हे जादुई पेड़, तुमने बहुत लोगों की मदद की है और इच्छा पूरी की है। इसलिए मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस करता हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और यह बोलकर भगवान चले गए और वह जादुई पेड़ फिर से अपनी शक्तियों के साथ लोगों की मदद करने लगा। गांव के लोग उसके पास आकर अपनी इच्छाएं पूरी करवाने लगे। एक दिन एक गरीब लड़का उस पेड़ के पास गया। उसकी आंखों में आकाश की तरह चमक थी और वह बोला, जादुई पेड़, मेरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी बच्चे शिक्षित हों और अच्छे जीवन की ओर बढ़ें। जादुई पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी की और गांव में एक शिक्षा संस्थान खोल दिया। वहां पर बच्चे न केवल पढ़ाई करते थे, बल्कि उनकी नैतिक शिक्षा भी होती थी। उन्हें समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाता था। इस तरह जादुई पेड़ ने गांव के लोगों की इच्छाएं पूरी की और उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया। वह गांव के लोगों के दिलों में अब तक जीवित है, उनकी आशाओं की किरणें बनकर। ठेले वाला बना अमीर। एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। लोगों से ठेले वाले के नाम से बुलाते थे।
क्योंकि वह अपने ठेले पर अंडा फ्राई बेचता था। वह बहुत ही अच्छा अंडा फ्राई बनाता था। इसी कारण सारे गांव वाले मोहन के अंडा फ्राई खाने आते थे। एक दिन 2 लड़कियां मोहन के ठेले के पास आई। भैया, अंडा फ्राई कितने का दे रहे हो? मोहन ने बोला, 10 रुपए प्लेट दे रहा हूं। इसके बाद लड़की होने का भैया 2 प्लेट दे दो। मोहन ने उन्हें 2 प्लेट अंडा फ्राई दी और उनसे पूछा, तुम लड़कियों को इतना अंडा फ्राई क्यों चाहिए? कुछ खास खाना है? लड़कियों ने हंसते हुए उत्तर दिया, भैया, हम तो आपके अंडा फ्राई के दीवाने हैं। आपकी अंडा फ्राई का स्वाद हमें कहीं और नहीं मिलता। उनके इस उत्तर ने मोहन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने लड़कियों को एक विशेष आदर दिया और कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे ग्राहक। आपकी सर्वोत्तम सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस घटना के बाद मोहन का ठेला और भी प्रसिद्ध हो गया और उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी हुई। मोहन के ठेले की प्रसिद्धि और कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मोहन ने अपने व्यवसाय को विस्तारित किया और अब वह अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों की भी पेशकश करने लगे। उनकी अंडा फ्राई के अलावा चाय, समोसे, पकोड़े और अन्य स्वादिष्ट नाश्ते भी लोगों को पसंद आने लगे। मोहन ने अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम किया और गांव वालों की पसंद के अनुसार अपनी सेवाएं पेश की। उनका मुख्य मंत्र था, ग्राहक संतुष्टि परम सुख है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ठेले की सेवा को और भी मजबूत बनाया। ऐसे ही एक दिन, एक बड़ी सफलता के बाद, मोहन ने अपने ठेले को एक स्थायी दुकान में बदल दिया। अब वह अपने स्वादिष्ट व्यंजनों को बड़े पैमाने पर बेच रहे थे और उनकी कमाई भी बढ़ गई। इस तरह एक साधारण ठेले वाला अमीर बन गया और उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। मोहन धनवान हो गया था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। मोहन ने शादी करने का निर्णय किया। मोहन की शादी भी हो गई और कुछ साल बाद अपनी नई प्राप्ति के साथ मोहन ने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने में सक्षम हो गया। अब उसके बच्चे अच्छे स्कूल जा सकते थे और उसकी पत्नी को अंत में मुश्किलें उठाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन जब मोहन अपने नए स्थापित दुकान में अपने ग्राहकों की सेवा कर रहा था, तो उसने कोने में एक बुजुर्ग आदमी को उदास बैठा देखा। कुछ आश्चर्य होकर मोहन उसकी ओर बढ़ा और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। बुजुर्ग आदमी, रामू नामक, ने समझाया कि वह पहले निकटवर्ती एक छोटे से चाय का ठेला चलाते थे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें अब इसे संभालने की क्षमता नहीं थी। मोहन रामू की कहानी से प्रभावित होकर उसे अपनी दुकान में नौकरी का प्रस्ताव दिया। रामू का चेहरा आभार से चमक गया और उस दिन से वह मोहन की टीम का अभिन्न हिस्सा बन गया। सालों बीतते गए। मोहन की दुकान न केवल स्वादिष्ट नाश्तों के लिए ही, बल्कि समुदाय में गर्माहट और दयालुता का केंद्र बन गई। लोग जीवन के सभी क्षेत्रों से वहां इकट्ठा होते, चाय के कपों और समोसों की प्लेटों के साथ किस्से और हंसी के पलों को बांटते। मोहन के बच्चे उनके पिता की दयालुता और समर्पण के उदाहरण को देखकर बड़े हुए। उन्हें उनकी मिसाल से प्रेरित होकर वे भी उनके पदक अपनाते, जहां भी जाते वहां खुशी और भलाई की बातें बोते। और इस तरह मोहन, जो कभी साधारण ठेले वाला था, का विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा, साबित करते हुए कि वास्तविक धन माल केवल सामग्री धन में नहीं, बल्कि हमारी छुए जाने वाली जिंदगियों और हमारे छुए जाने वाले दिलों में है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक समय की बात है, चंद्रपुर शहर में एक चालाक और आकर्षक चोर अमन रहता था। उसके नुकीले उंगलियां तालों पर नाचती थीं और उसकी आंखों में साहस की चमक थी। अमन को आम चोर नहीं माना जाता था। उसकी कहानी गलियों की छोटी छोटी गलियों और भीड़ भरी बाजारों में फैल गई थी। एक चांदनी रात को अमन को एक अनामिका पत्र मिला। उसकी चिट्ठी की सुगंध रहस्यों की तरह थी और उसके हाथ में खराश आई। संदेश सीधा था, सेरेंडिपिटी का हीरा महाराज के मकान में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्राचीन आत्माओं से सावधान रहो। अमन का दिल धड़क गया। सेरेंडिपिटी का हीरा उसके सामने था, जिसकी मान्यता है कि यह अपने मालिक को अद्भुत भाग्य देता है। इसे महाराज के मकान के अंदर गहराई में छुपा होने की खबर थी, जिसे प्राचीन आत्मा रक्षा करती थी। अमन की उंगलियां हीरे को चुराने के लिए बेताब थीं, लेकिन उसने जोखिम की बड़ी बात की थी। उसने अपनी टीम बनाई, रवि,
टेक सव्वी हैकर, मीरा लचीली तंगों वाली व्यायामी और विक्रम छलावा की जानकारी वाला व्यक्ति। साथ में वे महाराज के आलीशान मकान में प्रवेश की योजना बनाई। जब अमन और उसकी टीम ने महाराज के महल के पास पहुंचा तो वे देखने को मिला कि वहां के दरवाजे पर एक प्राचीन ताला लगा हुआ था। यह ताला न केवल बड़ा और मजबूत था, बल्कि उसमें कुछ अजीब से चिन्ह भी थे। अमन ने अपनी टीम से इसे खोलने के लिए कहा, लेकिन वे सभी थोड़ी चिंतित थे। यह ताला तो बहुत ही अजीब दिखता है, रवि ने कहा। मुझे लगता है कि हमें इसके चिन्हों को सही तरीके से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मीरा ने अपनी लचीली तंगों को ताले के चिन्हों पर रखा और धीरे से घुमाया। देखो, ये चिन्ह जैसे एक बारीक तारा दिख रहा है। शायद हमें इन्हें एक विशेष क्रम में घुमाना होगा। विक्रम ने अपनी छलावा की जानकारी का उपयोग करके ताले के चिन्हों को एक विशेष क्रम में घुमाया और ताला खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरे कमरे की ओर एक सीधा रास्ता दिख रहा था। चलो, हम अब महल के अंदर जाते हैं, अमन ने कहा। उन्होंने अपनी टीम को आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।